हेलो बच्चों, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे घर्षण फ्रिक्शन पार्ट 3। बच्चों, क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके उसके घर्षण को शून्य नहीं कर सकते। घर्षण को हम केवल न्यूनतम कर सकते हैं, अर्थात घर्षण को हम केवल न्यून कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से शून्य नहीं कर सकते। आगे के क्रियाकलाप को पढ़ने से पहले हम घर्षण बल के प्रकारों को जान लेते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण बल यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है सी घर्षण बल या सर्पी घर्षण बल या गतिज घर्षण बल, जिसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और तीसरा होता है लोटनिक घर्षण बल, जिसे कि रोलिंग घर्षण बल भी कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाए और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसका परिमाण लगाए गए बल के बराबर तथा दिशा बल की दिशा के विपरीत होता है। सर्पी अथवा गतिज घर्षण काइनेटिक फ्रिक्शन, अब यदि बाह्य बल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो वह धीरे धीरे गति करने लगती है। क्या गति करने लगती है? जब वस्तु गति करना शुरू कर दे तो उसकी सतहों के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है उसको गतिज घर्षण बल या सर्पी घर्षण बल कहते हैं। तीसरा है लोटनिक घर्षण बल या रोलिंग घर्षण बल। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों वस्तुओं की सतहों के बीच लगने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ऐसा क्यों होता है? आइए पता लगाएं। रोलर जब लुढ़कते हैं तो उन पर लोटनिक घर्षण कार्य करता है। रोलर का लोटन घर्षण को कम कर देता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। इसलिए ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। आपने कभी ना कभी अटैचियों को खींचा होगा, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिल लीजिए। इन्हें मेज पर एक दूसरे के समानांतर रखिए। एक दूसरे के सामने रखना है। इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। अब पुस्तक को ढकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनिक गति कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया? तो आपका उत्तर होगा हाँ। हम अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गति कराने में घर्षण बल कम हो गया। क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते देखा है? तो आपका उत्तर यहाँ भी होगा हाँ। हमने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते देखा है, क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से क्या होता है? कम होता है। इसलिए भारी मशीनों के बीच लकड़ी के लट्ठे लगा देते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है।
क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? तो इसका उत्तर होगा, पहिया लोटनी घर्षण प्रदान करता है जो सी घर्षण यानी सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में घर्षण को बॉल बेयरिंग का उपयोग करके लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी सर्पी घर्षण को लोटन घर्षण में प्रतिस्थापित किया जाता है। अतः पहिए के उपयोग करने से कीमत कम हो जाती है। यही कारण है कि पहिए को मानव जाति की महानतम खोजों में गिना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से क्या होता है, कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि हब के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं तरल घर्षण के बारे में। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तु किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। किसकी ऊर्जा का क्षय होता है? वस्तु की ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती हैं। ये विचार से वैज्ञानिकों को उन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में संकेत प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अर्थात घर्षण को कम से कम करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं और वस्तुओं को जो विशेष आकृति दी जाती है, उसके लिए संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति यानी कि हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन की आकृति को सावधानीपूर्वक देखिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए और वे आसानी से गमन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।